नमस्कार, करंटनॉमिक्स यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अक्षिता। डेली करंट अफेयर सीरीज़ का 36 पार्ट लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुई हूं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। आइए अब हम शुरुआत करते हैं आज की मुख्य न्यूज़ के ऊपर। आज जिन चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे उनमें से सबसे पहले है DRUBS DRDO यानी ध्रुप्स DRDO एक सैनिटाइज़र है जो कि DRDO के द्वारा बनाया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में, क्योंकि इसकी रिपोर्ट आई है जिसके अंतर्गत 2018 के डेटा कलेक्शन पर आधारित बर्थ रेट, डेथ रेट और IMR के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। इसके बाद हम सोहराई, खोबर पेंटिंग और तेलिया रुमाल के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि इनको अभी जो है GI टैग मिला है। उसके बाद हम बात करेंगे ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के बारे में, और इसी के साथ साथ हम ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट को भी देखेंगे, क्योंकि इन दोनों की जो रिपोर्ट है अभी आई है इसमें भारत की स्थिति क्या रही उन सबको भी हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। इन सबको डिटेल में देखने से पहले सबसे पहले हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा है, इस क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कराना है। आज का क्वेश्चन हमारा डाइमर भाषा बांध को लेकर है। आपको बताना है कि ये जो 3 कथन दिए हुए हैं यहाँ पर, जिसमें से पहला कथन है चीन और पाकिस्तान द्वारा डाइमर भाषा बांध प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए गए। कथन दूसरा है प्रोजेक्ट को चीन ने 2010 में मंजूरी दी। कथन तीसरा है कि इस प्रोजेक्ट में 210 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का निर्माण शामिल है। तो आपको बताना है कि ये जो तीनों कथन दिए गए हैं उनमें से कौन सा असत्य यानी गलत है। ऑप्शन A, B, C और D आपको इसका जवाब अगेन इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कराना है। हालांकि हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं जब आप हमारे क्वेश्चंस का जवाब रेगुलरली देते हैं। इसी तरीके से पिछली सीरीज़ में जो या पिछले वीडियो में जो हमने क्वेश्चन पूछा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसका सही जवाब दिया है। आइए अब हम उस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। हमारा क्वेश्चन था DRDO को लेकर कि DRDO के द्वारा विकसित DRUBS के बारे में निम्न कथन दिए गए हैं। पहला कथन दिया गया था कि इससे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कागजों, करेंसी नोटों को सैनिटाइज किया जाएगा। बिल्कुल सही है। कथन दूसरा दिया गया था इसका पूरा नाम डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सिस्टम है। तो ये गलत है, क्योंकि इसका जो है वो डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइज़र है, ना कि सिस्टम। तो ये यहाँ पर कथन आपका गलत हो जाता है। उसके बाद कथन तीसरा दिया गया था कि यह सिस्टम कैबिनेट में रखी सभी चीज़ों पर 360 डिग्री अल्ट्रावायलेट की किरणें पहुँचाएगा। यह है कथन आपका तीसरा। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन पहला और तीसरा, कथन पहला और तीसरा सही है। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर एकदम करेक्ट है। देखिए अब हम देखते हैं डिटेल में कि DRDO के द्वारा जो DRUBS बनाया गया है वो है क्या, इसका एक्सप्लेनेशन हम लेते हैं। देखिए DRDO की एक प्रयोगशाला है, एक लेबोरेटरी है जो कि हैदराबाद में स्थित है, जिसका नाम है RCI यानी रिसर्च सेंटर इमरत, और इसने ही इस DRUBS यानी ध्रुव जो है उसको डेवलप किया है। इसका पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइज़र। D फॉर डिफेंस, R फॉर रिसर्च, वेरी गुड, U फॉर मतलब अल्ट्रावायलेट और S फॉर सैनिटाइज़र। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये सैनिटाइज़र है यहाँ पर, ना कि सिस्टम, क्योंकि हमें लगता है कि सिस्टम के थ्रू काम करेगा तो इसका सिस्टम हो सकता है। नहीं, दिस इज सैनिटाइज़र। क्लियर है। तो ये करेगा क्या, पहले क्लियर हुआ। रक्षा मंत्रालय के अंदर DRDO के अंदर RCI जो कि हैदराबाद में है, इसने एक सैनिटाइज़र डेवलप किया है जिसका नाम DRDO है। और ये करेगा क्या, ये फ़ोन, आईपैड, लैपटॉप, करेंसी नोट, चेक लीफ, चालान, पासबुक, पेपर आदि को सैनिटाइज करेगा। और हाँ, एक ऑटोमेटिक प्लस कॉन्टैक्ट लेस UBC सैनिटाइजिंग कैबिनेट है। इसकी हम फोटो देख लेते हैं तो हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। फिर हम समझ पाएंगे कि ये काम कैसे करता है। देखिए ये इसकी फ़ोटो है। इस कैबिनेट में आप जो है वो अपना कोई भी, मान लो अपने आईपैड या फ़ोन डाला यहाँ पर, तो ये कैबिनेट आपको कांटेक्ट नहीं होगा। आप जैसे ही इसके पास आएंगे ये स्वतः ही खुल जाएगा, और उसके बाद अपना फ़ोन या आईपैड इसमें रख देंगे, ये स्वतः ही बंद हो जाएगा। उसके बाद 360 डिग्री पर जो है इसका ये सैनिटाइज़ करेगा आपके आईपैड को, फ़ोन को। उसके बाद ये ओपन हो जाएगा और आप जब अपना जो है फ़ोन या आईपॉड जो है इसमें से निकाल लेंगे। तो इस तरीके से ये जो कैबिनेट है ये काम करेगा। क्लियर है। तो आप समझ पाए, यानी ये किस तरीके से वर्क करेगा, ये हाउ इट वर्क्स, ये काम करेगा। The proximity sensor closes with the switch opening and closing mechanism, making its operation automatic and contactless. क्लियर है एकदम, यहाँ पर कोई confusion तो नहीं है। ठीक है। अब मैं बात करती हूँ कि इसके अंतर्गत UBC मुद्रा सैनिटाइजिंग उपकरण भी विकसित किया गया है, यानी जो क्या करेगा, जो करेंसी नोट को सैनिटाइज करेगा। हालांकि इसमें टाइम बहुत लगेगा, लेकिन इसका जो नाम अलग से रखा गया है वो नोट
क्लीन रखा गया। तो क्लियर होना चाहिए कि जो यूबीसी मुद्रा सैनिटाइजिंग के लिए उपकरण बनाया गया उसका नाम नोट्स क्लीन है, क्योंकि हो सकता है कि आप यहाँ पर जो है वो ड्रुप्स ना दे, ऑप्शन में आपको नोट्स क्लीन दे दे, या फिर आपको कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो उसमें आपको एक तरीके से ये भी स्टेटमेंट आ जाए। तो आपको यहाँ पर क्लियर ये चीज़ रखनी है, ठीक है। आप समझ पाए? हाँ जी। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैडम ये जो यूबीसी है ये इसको भी थोड़ा सा आप समझा दीजिए। देखिए, जब हम अल्ट्रा वायलेट की बात करते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेस की बात करते हैं, तो देखिए अल्ट्रा वायलेट एक टाइप होता है सी टाइप, और इस टाइप की जो रेस होती हैं वो उनकी फ्रिक्वेंसी 280 से 200 नैनोमीटर तक होती है, यानी बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है। और वैसे हम अल्ट्रा वायलेट जो है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी, जो कि इसकी वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। यानी इसकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हमने अल्ट्रा वायलेट को 3 भागों में डिवाइड किया, पहला ए, फिर बी, फिर सी। तो ये जो सी टाइप की जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं उनका हम यहाँ पर उपयोग करने वाले हैं। तो ये होती क्या है, ये जो अल्ट्रा वायलेट होती है वो लाइट विच इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 200 से 280 नैनोमीटर के बीच में होती है, और ये जो लाइट होती है यूवीसी वेवलेंथ की वो कैन बी यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर, सैनिटाइजिंग सरफेस, destroying harmful microorganisms in food product एंड इन एयर। तो इसका काम जो है, और इसी तकनीक को यूज़ कर कर जो है वो ध्रुप्स बनाया गया। तो आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि ये जो यूवीसी बनाया गया है वो किस तरीके से काम करता है, या फिर क्योंकि साइंस के टॉपिक को भी ये कवर करता है। तो साइंस में आपको यूवीसी के बारे में पूछ लिया, वेवलेंथ के बारे में पूछ लिया इसकी, या अल्ट्रावायलेट जो विकिरण होती हैं उनके टाइप्स के बारे में पूछ लिया, तो यहाँ पर आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से जो है ये समझ में आया होगा। आइए अब हम बात करते हैं अपनी अगली न्यूज़ के बारे में। उससे पहले हम देखते हैं डीआरडीओ को। हालांकि डीआरडीओ के बारे में आपने पहले भी कई बार पढ़ा है, और हमने इसको और आपको कई बार बताया भी है। डीआरडीओ का जो एक मूल मंत्र है वो यही कि बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी शक्ति का स्रोत क्या है, विज्ञान है। और शांति और युद्ध में डीआरडीओ राष्ट्र को संचालित करता है, इसको बताते हैं। हालांकि डीआरडीओ का जो गठन है वो 1958 में हुआ, लेकिन इसके साथ जो है इसके कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मिलाई गई, ठीक है। इसमें भारतीय सेना में तत्कालीन पहले से जो चल रहे तकनीकी विकास प्रतिष्ठान थे और रक्षा विज्ञान संगठन थे। इसके साथ साथ तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय ने 3 जो काम कर रहे थे ऑलरेडी, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टरेट, प्रतिष्ठान को मिलाकर जो है डीआरडीओ का गठन 1958 में हुआ। और अभी वर्तमान में यदि हम बात करते हैं तो डीआरडीओ जो है 50 से अधिक प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क है, यानी इसकी जिसमें से एक प्रयोगशाला है आरसीए हैदराबाद, जिसने ध्रुप्स को बनाया है, और ये विभिन्न विषयों को कवर करने वाली रक्षा प्रौद्योगिकी विकसित करने में लगे हुए हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर देखा कि डीआरडीओ है क्या। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि डीआरडीओ के वर्तमान में चेयरमैन कौन है। वेरी गुड, आप बहुत अच्छा सोच पा रहे हैं। तो वर्तमान में डीआरडीओ के चेयरमैन हैं जी सतीश रेड्डी जी। क्लियर है? हाँ जी। तो अब इस टॉपिक में से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप बिल्कुल रेडी हैं, ठीक है। यहाँ पर जो इसका फैक्चुअल पोर्शन है वो यही है, और एनालिटिकल पोर्शन के ऊपर जो है वो क्वेश्चन इसमें आने की संभावना कम रहती है। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। अगला टॉपिक हमने सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से उठाया है, क्योंकि हाल ही में जो है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की रिपोर्ट आई है। हालांकि इसका ये जो बुलेटिन जारी किया जाता है वो भारत के महापंजीयन द्वारा जारी किया जाता है, और अभी जो जारी किया गया है वो 2018 के आंकड़ों पर आधारित है। इसमें मुख्य रूप से 3 जो हैं आंकड़े शामिल किए जाते हैं। एक तो आपकी बर्थ रेट, दूसरा डेथ रेट, और तीसरा है शिशु मृत्यु दर, ठीक है। क्लियर है एकदम। यानी हमने देखा कि जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है इसकी बुलेटिन रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की जाती है। क्लियर, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में से लेकर। और अभी जो डेटा है 2001 के डेटा कलेक्शन पर आधारित है। इसमें बर्थ रेट, हमें बर्थ रेट पता ही है क्या होती है। हाँ जी, WHO के अकॉर्डिंग बर्थ रेट क्या होती है, वेरी गुड। डेथ रेट क्या होती है ये भी हमें पता होना चाहिए। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी क्या होती है ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, तो इन तीनों का डेटा जो है वो कलेक्ट किया गया है, और इसके द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई जिसमें हमें जो है कुछ सूचनाएं, महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनको लेकर क्वेश्चन यहाँ पर फैक्चुअली पूछे जा सकते हैं कि जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर जन्म दर कितनी रही है, राष्ट्रीय जन्म दर कितना रहा, या फिर 2009 के मुकाबले 2018 में जो जन्म दर आई है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या गिरावट आई। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ से बनने की संभावना रहती है। क्लियर, या तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम को लेकर, ठीक है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जो जन्म दर कितनी रही, ठीक है, डेथ रेट कितनी रही, या फिर IMR कितनी रही नेशनल लेवल पर, गाँव में ज़्यादा रही या शहरों में ज़्यादा रही। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है यहाँ से
बन सकते हैं। हम देखते हैं कि जो नेशनल बर्थ रेट है वो 20 रही 2018 में। अगर 1971 की बात करते हैं, 1971 में 36.9% रही थी। हालांकि जन्म दर अभी भी गांव में अधिक है, शहरों के मुकाबले शहरों में कम है। वहीं पे यदि हम 2009 का डेटा लेते हैं तो 2009 में जो राष्ट्रीय जन्म दर थी वो 22.5% थी, वहीं 2018 में जो थी वो 20.0% थी। यानी 2009 के मुकाबले 2018 में राष्ट्रीय जन्म दर में 11% की कमी हुई है। तो ये एक अच्छा सूचक है, एटलीस्ट जो है वो बर्थ रेट क्या हो रही है, अभी कम हो रही है। क्लियर है। यदि सबसे अधिक बर्थ रेट की बात करें तो हमेशा की तरह आंकड़े यही बताते हैं कि सबसे अधिक बर्थ रेट कहाँ पर है, बिहार में, ये है 26.2%। वहीं सबसे कम बर्थ रेट जो रही वो अंडमान निकोबार में रही, जो कि 11.2% रही। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है किसी भी तरीके से, डायरेक्टली आपको राष्ट्रीय जन्म दर पूछ ली, या कहाँ पर सबसे अधिक थी, कहाँ पर सबसे कम थी जन्म दर, ये भी पूछा जा सकता है। इसके बाद हम मृत्यु दर की बात करते हैं तो देखिए राष्ट्रीय मृत्यु दर जो है वो 6.2% रही है। 1971 में ये 14.9% थी। यानी जो है वो हमारी मृत्यु दर या डेथ रेट क्या हुई है, कम हुई है। ये भी एक अच्छा सूचक है कि मृत्यु दर जो है वो कम हुई है, यानी अब लोग जो है वो कम मरते हैं, पहले ज़्यादा मरते थे। हालांकि गांव में अभी भी जो है वो हेल्थ सुविधाएं इतनी अच्छी नहीं है, तो गांव में जो है वो लोग अभी भी अधिक मरते हैं शहरों की अपेक्षा। ठीक है, यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो छत्तीसगढ़ में जो है वो सबसे अधिक मृत्यु दर है, विच इज़ 8, और दिल्ली में जो है वो मृत्यु दर कम है, जो कि है 3.3%, सबसे कम है जो कि है 3.3%। ठीक है, यानी ये बताता है कि दिल्ली में जो है वो हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर मृत्यु दर कम है। वहीं छत्तीसगढ़ में माना जा रहा है कि हेल्थ सिस्टम इतनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है, वहाँ भी अभी बेसिक जो फैसिलिटी है प्रोवाइड नहीं कराई जा रही, जिसकी वजह से वहाँ पर मृत्यु दर या डेथ रेट क्या है, ज़्यादा है। आइए अब हम बात करते हैं शिशु मृत्यु दर के ऊपर। देखिए शिशु मृत्यु दर की जब हम बात करते हैं तो 2018 के आंकड़ों के अनुसार जो शिशु मृत्यु दर है वो 32 है, जबकि 1971 में 129 थी। तो लगभग कहते हैं कि चौथाई जो है वो कम हुई है ना, 1/4 जो है शिशु मृत्यु दर कम हुई। यानी पहले आप देखिए कि बच्चे ज़्यादा जो है मरते थे जन्म के समय, और उसके 1 साल के भीतर तक 1000 टोटल बच्चों के ऊपर जो बच्चे मरते थे, जो शिशु मरते थे, वो कई अधिक थे। यानी 1971 में 129 थे और अभी कितने हैं, 32। यानी ये बताता है कि शिशु मृत्यु दर जो है वो कम हुई है, जो कि बताता है कि हमारे देश में हेल्थ सिस्टम अच्छा हुआ है, अवेयरनेस आई है, महिलाओं की स्थिति सुधरी है, बच्चों की स्थिति सुधरी है। इस तरीके की जो है ये जो है वो डिटेल बताती है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो शिशु मृत्यु दर है वो कहाँ पर है, 48, कहाँ पर है, एमपी में, मध्य प्रदेश में, वेरी गुड। और सबसे कम जो मृत्यु दर है वो नागालैंड में है, यानी एमपी में जो है वो बच्चे कम जो है मरते, जबकि नागालैंड में जो है अधिक कम मृत्यु दर है जो है 4। और वहीं हमने देखा कि मध्य प्रदेश में कितनी है, 48। तो क्वेश्चन आपको आ जाए कि सबसे अधिक मृत्यु दर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश, कितनी है, 48, क्लियर। सबसे कम मृत्यु दर कहाँ पर है, नागालैंड, कितनी है, 4। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको इसके ऊपर जो है वो तैयार रहना चाहिए। अब हम थोड़ा सा देख लें कि नमूना पंजीकरण प्रणाली यानी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो ये होता क्या है। देखिए ये एक जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण है जिसके माध्यम से प्रतिवर्ष, तो ये हर वर्ष, प्रतिवर्ष जो है निम्न विषय में राष्ट्रीय स्तर पर और रीजनल यानी नेशनल लेवल पर, रीजनल लेवल पर अनुमान लगाती है। किसके बारे में, जन्म दर के बारे में बताती है, मृत्यु दर के बारे में, शिशु मृत्यु दर के बारे में, और अन्य इसके कुछ प्रजनन संकेतक हैं जिनके बारे में भी ये बताती है। हालांकि नमूना पंजीकरण प्रणाली की जो शुरुआत है वो 1964 में हुई एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। उसके बाद ये सुचारू रूप से या जो है फुली ऑपरेशनल है 1969 से 70 के बीच में। क्लियर, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये 1964-65 से काम कर रहा है, और रेगुलरली जो इसका ऑपरेशनल जो हो रहा है वो 69-70 से हो रहा है। और ये जो रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय है उसके द्वारा ये नमूना पंजीकरण प्रणाली जो है वो जारी की जाती है, उसका बुलेटिन जो है जारी किया जाता है, गृह मंत्रालय के अधीन ये आता है। क्लियर है, बिल्कुल, यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, वेरी गुड। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ में आएगा। वैसे इसमें से जो क्वेश्चन है वो पूरा जो है वो आपसे फैक्चुअल यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन एनालिटिकल अप्रोच के साथ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी स्थिति में जब महामारी फैली हुई है, कोविड-19 जो है वो है, कोरोना वायरस है, जिसकी वजह से हमारे हेल्थ सिस्टम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है, ऐसी स्थिति में इस तरीके की रिपोर्ट आना जो है वो कितनी सुखद है, या जो है इस तरीके की रिपोर्ट जो है वो कि क्या मायने हैं इनके इस दौरान।
तो हमें पता होना चाहिए कि हाँ, जन्म दर कितनी कम हुई या बढ़ी, या मृत्यु दर जो है वो कम हुई, शिशु मृत्यु दर कम हुई। तो ये भारतीय हेल्थ सिस्टम को बताता है कि उसने जो है मजबूती से काम किया है। और कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर अभी भी हेल्थ सेक्टर के लिए हमें बहुत अत्यधिक जो है कार्य करने की ज़रूरत है। आइए अब हम बात करते हैं अपनी अगली न्यूज़ के ऊपर। अगली न्यूज़ हमारी सोहराई खोबर पेंटिंग और तेलिया रुमाल को लेकर है। हाँ जी, इन दोनों को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग के बारे में जब कश्मीरी केसर की बात की थी तो अभिषेक जैन सर करंट अफेयर्स की ही एक सीरीज़ में जो है उसको डिटेल में बता चुके हैं। तो आप जीआई टैग क्या होता है, किसके द्वारा दिया जाता है, इस पूरे को डिटेल में आप वहाँ पर देख सकते हैं। हाँ जी, आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोहराई खोबर पेंटिंग जो है वो कहाँ की है? झारखंड की। वेरी गुड। और इसको जो है वो भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा चेन्नई में भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है। कहाँ पर दिया गया है? चेन्नई में। वेरी गुड। इसका जो आवेदन है वो किसके द्वारा किया गया? क्योंकि कई बार ना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऐसे करके क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसमें आपको 3 स्टेटमेंट दे दिए कि झारखंड की है, या इसका आवेदन जो है वो सोहराई कला महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड द्वारा किया गया था, या आपसे यहाँ पर कुछ और स्टेटमेंट पूछ ले तो हमको इसकी पूरी ओवरऑल डिटेल जब होती है तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए। देखिए, आर्ट एंड कल्चर आपका जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें से कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन हमेशा जब एग्जामिनेशन पैटर्न जो होता है उसमें करंट में जो भी न्यूज़ चल रही होती है आर्ट एंड कल्चर की, उसको कंसीडर किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो अगर इसको कंसीडर किया जाता है तो यहाँ पर हमको जो है इससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हो सकती हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। हालांकि जब आर्ट एंड कल्चर हमें पता है कि अपने आप में बहुत ही विस्तृत टॉपिक है, तो इसमें से जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो करंट में है, जो चल रही हैं, उनको हमें डिटेल में अच्छे से पढ़ना चाहिए। हाँ जी, इसके साथ साथ जब हम तेलिया रुमाल की बात करते हैं तो तेलिया रुमाल को भी जीआई टैग मिला है और ये तेलंगाना का है। इसका आवेदन जो है वो पुट्टपका हैंडलूम क्लस्टर IHDS के कस्टोडियन द्वारा किया गया था। क्लियर है एकदम? हमने देखा कि सोहराई खोबर पेंटिंग को भी झारखंड की है, तो तेलिया रुमाल तेलंगाना की है। देखिए, ती से तेलिया, ते से तेलंगाना। वेरी गुड, आप इसे ऐसे याद कर रहे हैं। और सोहराई खोबर पेंटिंग को आप जो है वो कहाँ से राई आई? झाड़ में से आई। राई कहाँ से आई? झाड़ में से आई, तो राई झारखंड। क्लियर है? तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद हम आगे आते हैं, तो आगे हम देखते हैं कि सोहराई खोबर पेंटिंग होती क्या है। देखिए, सोहराई खोबर पेंटिंग जो है वो झारखंड के हजीराबाग जिले के क्षेत्र में विभिन्न रंगों की स्थानीय प्राकृतिक रूप से जो उपलब्ध मिट्टी है उसका उपयोग करते हुए स्थानीय फसल और शादी के मौसम के दौरान स्थानीय आवासी महिलाओं के द्वारा बनाई जाती है। और ये एक भित्ति कला है, यानी दीवार पर बनाई जाती है। क्लियर? पहली बात, अगर झारखंड को लेकर क्वेश्चन आ जाए, हजारीबाग को लेकर आ जाए, तो हमें पता होना चाहिए, या फिर क्वेश्चन आपके मेंस में आ जाए, कि कई बार मेंस में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ के हजारीबाग जिले के, इसमें विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है, विभिन्न रंगों और प्राकृतिक रूप से इसमें मिट्टी का उपयोग किया जाता है, प्लस ये जो है एक आदिवासी महिलाओं के द्वारा, जो स्थानीय आदिवासी महिलाओं के द्वारा जो है इसका उपयोग किया जाता है, कब? शादी या फिर जब फसल आती है नई उसके। और ये क्या है? एक भित्ति कला है। वेरी गुड। यानी हम जब बात करते हैं दीवार की कला है, ठीक है, दीवार पे बनाई जाती है। इसमें जो है मुख्यतः लाइंस का, डॉट्स का, जानवरों के आंकड़ों और पौधों को जो है इसमें बनाया जाता है। और बेसिकली जो है ज़्यादातर इसमें धार्मिक आइकनोग्राफी जो है उसको प्रेजेंट किया जाता है। और हाल ही के वर्षों में यदि हम बात करें कि इसको जीआई टैग क्यों दिया गया, क्योंकि अभी जो है वो झारखंड में हाल ही के वर्षों में झारखंड में महत्वपूर्ण जितने भी सार्वजनिक स्थानों की दीवारें हैं, जैसे कि रांची में बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, हजारीबाग और टाटानगर के रेलवे स्टेशन के बीच की, वहाँ पर जो इन चित्रों को उकेरा गया है और बहुत ही खूबसूरती से, तो इसीलिए जीआई टैग देना तो बनता है। ठीक है, तो हमने देखा कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी हम एक फ़ोटो देख लेते तो ये हमारे दिमाग में बस जाएगी कि ये है क्या। देखिए, इस तरीके से जो है दीवारों पर पेंटिंग की जाती है। यहाँ पर देखिए कि एक व्यक्ति खड़ा है, आदिवासी है। यहाँ पर एक और है, ये जो है वो एक जानवर को जो यहाँ से लेके जा रहे हैं। तो इस तरीके के जानवरों की, पौधे पक्षियों की, धार्मिक चीज़ों की यहाँ पर जो है वो प्राकृतिक चीज़ों की जो है वो यहाँ पर पेंटिंग की जाती है। वेरी गुड। अब हम थोड़ा सा देखते हैं तेलिया रुमाल के बारे में। देखिए, तेलिया रुमाल है क्या? तेलिया रुमाल जो है वो कपड़े में कॉटन लूम के साथ जटिल हस्त निर्मित यानी हाथों से बनाई जाने वाली एक कॉटन लूम पर हाथों से बनाई जाने वाली, कपड़े में पर बनाई जाने वाली एक कला है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि लाल, सफ़ेद और काले रंग का प्रयोग किया जाता है। तो क्लियर होना चाहिए कौन कौन से? लाल, सफ़ेद और काला, रेड, वाइट और ब्लैक। ठीक है, या फिर इसको आप याद कर सकते हैं WRP के नाम से, WRB। ठीक है, इसके डिज़ाइन जो है इसमें बनाए जाते हैं। तेलिया रुमाल जो है वो केवल पारंपरिक हथकरघा प्रक्रिया का उपयोग करके बनाया जा सकता है। यदि आप इसे मशीन से बनाएंगे तो अपनी नेचुरलिटी और जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो खो देगा। ऐसा कहा जाता है कि निज़ाम
के जो राजवंश हैं उनके दौरान आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में एक छोटा सा पिछड़ा हुआ गांव था पुट्टपका, जिसके नाम पर पुट्टपका, उसमें जो है लगभग 20 परिवार जो है वो हथकरघा बुनाई में लगे हुए थे, जो अमीर मुस्लिम परिवारों और निजाम शासकों द्वारा संरक्षित किए जाते थे। ठीक है, तो वो एक गांव है पुट्टपका, जिसके नाम जहाँ पर जिसने जो है इसके लिए अप्लाई किया था जीआई टैग के लिए, और अभी से जीआई टैग मिल चुका है। तेलिया रुमाल राजस्थान के अजमेर शरीफ की दरगाह पर चढ़ाया जाता है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका कहीं ना कहीं राजस्थान से भी लिंक है। इसमें कुछ भक्त 50 से 100 कपड़े चढ़ाते हैं। ठीक है, और हैदराबाद के निज़ाम की तत्कालीन अदालतों में उस वक्त जो है वो राजकुमारी द्वारा तेलिया रुमाल को घूंघट के रूप में भी पहना जाता था। ठीक है, और कुछ लोग इसे पगड़ी के रूप में भी पहनते हैं। तो हमने देखा कि तेलिया रुमाल क्या है। ठीक है, एक कपड़ा लिया आप कॉटन का, कॉटन लूम, जिस पर कि हाथों से कढ़ाई किया जाना, डिज़ाइन बनाया जाना, किस रंग से, लाल, काले और सफ़ेद रंग से। और इसका जो है उपयोग कहाँ पर होता था, जो एक तेलंगाना का एक छोटा सा गांव है पुट्टपका, वहाँ पर, और इसको निज़ाम का जो था मुस्लिम परिवारों का क्या था, संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, और ये जो अभी भी अजमेर दरगाह की शरीफ राजस्थान में इसको जो है चढ़ाया जाता है, इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता। अब इसका भी हम फोटो देख लेते हैं कि ये होता कैसा है। देखिए इस तरीके से रुमाल, अच्छा इसमें केवल गले में दुपट्टा डाला हुआ है, तो ये केवल दुपट्टे के रूप में नहीं होता, इसमें जो है वो मैंने बताया कि इस तरीके का जो कपड़ा है उसमें साड़ी भी बनती हैं, सूट भी बनते हैं, और भी टेबल कवर, काफ़ी सारे जो कपड़े हैं इस डिज़ाइन में बनते हैं। और देखिए इसमें रेड कलर है, ब्लैक कलर है और वाइट कलर, तीनों मुख्य कलरों का जो उपयोग है वो इसके अंतर्गत किया जाता है। आइए अब हम बात करते हैं अपनी अगली न्यूज़ के ऊपर, क्योंकि मैं समझती हूँ कि यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, फैक्चुअल कुछ भी, प्री में, मेंस में आप डिटेल में जो है क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। आइए अब हम बात करते हैं अपनी अगली न्यूज़ के ऊपर। ये भी फटाफट से हम कर लेते हैं क्योंकि ये भी जो न्यूज़ है वो भी आपके फैक्चुअल बेस्ड न्यूज़ हैं, और इसको लेकर क्वेश्चन, देखिए इंडेक्स में से क्वेश्चन आपके प्री में आते ही हैं, है ना। यहाँ पर जो है प्री में क्वेश्चन इंडेक्स को लेकर आएंगे, तो हमें उसके बारे में चाहे वो स्टेटमेंट साइड पूछ लिया जाए या डायरेक्टली पूछ लिया जाए, तो हमें पूरी डिटेल जो है इसके बारे में पता होनी चाहिए। देखिए ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसको जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है यानी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है, और हर वर्ष जारी किया जाता है, यानी 2020 में जो है ये आई है। उसका उद्देश्य यही है कि देश में जो है वो ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण सत्ता एवं सुलभता को बनाया जा सके, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ, एनर्जी सिक्योरिटी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ऐसा नहीं कि लोग एनर्जी का उपयोग तो कर रहे हैं लेकिन उससे इन्वायरमेंट को इफेक्ट हो रहा है। आपको पता है कि लगातार जिस तरीके से एसी हमारे इन्वायरमेंट को कितना इफेक्ट करता है, तो उसमें आपने किस तरीके से काम किया कि एनर्जी जो है वो उसने पर्यावरण को कम से कम जो है नुकसान पहुँचाया, प्लस एनर्जी को जो अपने सिक्योर कितना किया, ठीक है, ऊर्जा सुरक्षा कितना प्रदान की। इसके साथ साथ इन सब चीज़ों को करते हुए एनर्जी से आपको इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हुई। तो यही उद्देश्य है कि एनर्जी का उपयोग, क्योंकि हमें पता है कि एनर्जी जो है वो वर्तमान में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है। ठीक है, यहाँ पर इसी उद्देश्य से जो है ये इंडेक्स जारी किया जाता है। तो 115 देशों के लिए इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें से स्वीडन को पहला स्थान मिला, स्विट्ज़रलैंड को दूसरा और फिनलैंड को तीसरा। ठीक है, स्वीडन को फर्स्ट, फिनलैंड को सेकंड और थर्ड मिला है, स्विट्ज़रलैंड को सेकंड और फिनलैंड को थर्ड मिला है। अच्छा जी, भारत का क्या स्थान रहा है 115 में से? भारत 115 में से 74वें स्थान पर है, और भारत में 2 स्थान का सुधार हुआ है, यानी 2 स्थान जो है ये अब आया है। क्लियर है? बिल्कुल, 74 क्लियर। हाँ जी, भारत ने अपने ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार किया है, इसलिए उसमें सुधार हो पाया। आपने देखा होगा वर्तमान में एलईडी बल्ब को लेकर भी गवर्नमेंट ने योजना निकाली थी, जिसके अंतर्गत जो है बल्ब जो है बहुत ही एलईडी बल्ब जो है दिए गए थे। इसके साथ साथ स्मार्ट मीटर भी जो भारत में अपनाया गया, उपकरणों की लेवलिंग भी भारत में जो है वो अब शुरू हो गई है ना। उसको भी एनर्जी को लेकर की जो है वो काम हुआ है, एनर्जी सुधार हुआ है, और जैसे कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए भी यहाँ पर लगातार काम हुआ है। बेसिकली जो ये जो इंडेक्स है वो 3 स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम करता है: आर्थिक सुधार, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण स्थिरता। इन तीनों ही मापदंडों में भारत में जो है वो सुधार हुआ है, भारत में जो है वो पोजीशन जो है अपनी अच्छी करी है। तो भारत की पोजीशन कौन सी है इस इंडेक्स में, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में? यस, 74 कितनों में से? 115 में से। पहला स्थान किसका? स्वीडन है। कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए। क्विक रिकैप है, ठीक है। आइए अब हम एक और असेसमेंट देख लेते हैं, जो कि ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट को लेकर 2020। ये जो असेसमेंट आया है ये 13 मई 2020 को आया। ये किसने जारी किया? हमने देखा था कि इससे पहले एनर्जी वाला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, देखिए इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एनर्जी इकोनॉमिक फोरम आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट है, तो यहाँ पर आप इसको
FAO यानी खाद्यान्न एवं कृषि संगठन ने इसको जारी किया है। तो इसको आप कैसे याद करेंगे? F से फॉरेस्ट है और F से फूड। वेरी गुड, F से फॉरेस्ट है तो F से फूड है ना। वहाँ पर क्या था? E से एनर्जी था, तो E से क्या था? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वेरी गुड। तो इसी तरीके से हमें इसको याद करना है, लर्न करना है। इसमें क्या किया गया है? इसमें 236 से अधिक देशों और क्षेत्रों में 1990 से 2020 की अवधि में जंगलों की स्थिति के बारे में बताया गया है कि जो फॉरेस्ट हैं, क्योंकि फॉरेस्ट की बात करें कि फॉरेस्ट की पोजीशन क्या रही, कितने बढ़े, है ना, किनमें कमी आई जंगलों में, कहाँ पर कमी आई, कहाँ पर जो है वृद्धि हुई इत्यादि। ठीक है, तो कब से कब तक? 1990 से 2020, यानी कितने सालों की? 20 सालों का। गुड। जंगलों में, क्योंकि हमें पता है कि पेड़ों को डेवलप होने में, बहुत बड़े बड़े जंगलों को डेवलप होने में इतना वक्त तो लग ही जाता है। तो जंगलों में जो सर्वाधिक कमी आई है वो एक तो अफ्रीका महाद्वीप में आई है, उसके बाद आई है दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, और सबसे जंगलों में जो सबसे कमी आई है, मतलब सबसे कम कमी आई है यहाँ पर जंगलों में, वो आई है यूरोप में और एशिया में। यूरोप में और एशिया में जंगलों के तहत अच्छा कार्य किया गया है, बल्कि अफ्रीका महाद्वीप में और दक्षिणी अमेरिका में जंगलों की अत्यधिक कटाई की गई है, जिससे कि वहाँ जंगल कम हो गए हैं। इसके बाद में जंगल यानी फॉरेस्ट के कटने की दर देखें तो 2015 से 2020 के बीच 10 मिलियन हेक्टर फॉरेस्ट जो है वो काटे गए इस रिपोर्ट के अनुसार, और 2010 से 2015 में 12 मिलियन हेक्टर जो है वो फॉरेस्ट काटे गए थे। हालांकि अभी जो 5 साल का डेटा है 2015 से 2020 का, तो जंगलों के कटने की दर में कमी आई है। सरकार के द्वारा जितने भी इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को लेकर, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को लेकर जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है इस रिपोर्ट में दिख रहा है। ठीक है, जिसके तहत हम कह सकते हैं कि रिपोर्ट में क्या आई है? कमी आई है। सर्वाधिक जंगल जो काटे गए वो उष्णकटिबंधीय सर्वाधिक जो जंगल हैं वो उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल जंगल हैं, उसके बाद शीतकटिबंधीय जंगल हैं। यानी हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जंगल कैसे हैं? उष्णकटिबंधीय, यानी जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है, जैसे अफ्रीका है ना, सहारा डेजर्ट है उधर, तो सबसे ज़्यादा जो उष्णकटिबंधीय जंगल हैं वो सबसे अधिक हैं। उसके बाद शीतकटिबंधीय हैं, और सबसे अधिक जो जंगल हैं वो ब्राज़ील में हैं। ठीक है, उसके बाद अमेरिका में, उसके बाद कनाडा, और फिर चीन, और फिर रशिया में हैं। इस तरीके से सबसे अधिक अगर जंगल देखा जाए तो सबसे अधिक जंगल कहाँ पर है? ब्राज़ील में, उसके बाद अमेरिका में, उसके बाद कनाडा, चीन और रशिया में। क्लियर है। उसके बाद यदि हम थोड़ा सा, चूँकि हमें पता है कि ये खाद्य एवं कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो है ये रिपोर्ट निकाली गई है, तो ये जो रिपोर्ट है वो उसकी स्थापना कब हुई? इस रिपोर्ट की स्थापना, इस संगठन की ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? 1945 में। इसका मुख्यालय रोम यानी इटली में है, इसका हेडक्वार्टर। इसका लक्ष्य ये है कि लोगों की भूख मिटाना और पोषण स्तर को ऊंचा करना। हालांकि FAO जो है, द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ही क्या करता है? रिपोर्ट निकालता है किसकी? जंगलों की। ठीक है, यानी जंगल कितने बढ़े, कितने घटे, कहाँ पर कितने जंगल हैं, किन महाद्वीपों पर जंगलों में कमी आई है, कितना जो है वो जंगलों का डेटा रहा, कितने कम हुए हैं इत्यादि जो है ये निकालता है। ठीक है, तो आज हमने जो है मुख्यतः अपनी 5 न्यूज़ पढ़ी हैं। हमने DRUBS से शुरू किया, उसके बाद हमने यहाँ पर इसे जो है ग्लोबल जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है, असेसमेंट जो है 2020 का, वहाँ पर से एंड किया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आप इसी तरीके से हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।